ओके जी, वेलकम अगेन। और पहले मैंने आपको क्या बताया था, NADH2 की मूवमेंट। NADH2 कंप्लीट जब मूव करता था इस पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर से, और उस दौरान क्या होता था, एक सिंगल NADH2 की मूवमेंट से 10 प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन पंप हो जाते थे फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। अब यहाँ जो 10 हाइड्रोजन्स पंप हुए हुए हैं बाहर, इनको हम रिलेट करेंगे विद द ATP प्रोडक्शन, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम फोकस करते हैं FADH2 के ऊपर, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचे हुए हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे, उनकी आगे फाइनल फेट क्या है। आपको ये पता है कि रिएक्शन जब तक स्टॉप नहीं होगा तब तक हमारा जो प्रोडक्ट है, या हम किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुँच सकते। किसी रिएक्शन को स्टॉप होना होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद। यहाँ पे ये कैसे होगा, आके स्टॉप लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा इस रिएक्शन के बाद। तो यहाँ फाइनली क्या चीज़ मौजूद होती है, फाइनली यहाँ ऑक्सीजन मौजूद होता है, और वो ऑक्सीजन क्या करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को पिक करता है और प्लस 2 हाइड्रोजन्स को ये अपने साथ मिलाता है फ्रॉम द मैट्रिक्स। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। सो वाटर बनने के बाद रिएक्शन रुक जाता है। अब एक दफ़ा ऑक्सीजन यहाँ मौजूद होगा, वाटर बनेगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, फिर NADH2 चलेगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे, फिर ऑक्सीजन आएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन चलता रहेगा, वाटर बनता रहेगा, रिएक्शन रुकता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे, रिएक्शन चलता रहेगा। तो यहाँ रिएक्शन कब रुकता है, फाइनली साइटोक्रोम A3 इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस ऑक्सीजन। तो अब यहाँ आप देखें, इस रिएक्शन में यहाँ आके ऑक्सीजन यूज़ होती है, यहाँ ऑक्सीजन यूज़ होती है, तो ऑक्सीजन इज़ यूज्ड हेयर। तो हम इस सारे प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं, हम कहते हैं इट्स एन एरोबिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है जी, इट्स एन एरोबिक प्रोसेस। तो एरोबिक प्रोसेस में अगर आप देखें, ग्लाइकोलिसिस एरोबिक नहीं है, उसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती। ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट में डायरेक्ट ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती। क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आके ऑक्सीजन यूज़ होती है, क्योंकि ये सारे का सारा प्रोसेस ऑक्सीजन पर डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ ऑक्सीजन ना हो तो ये सारा रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव ही ना करें और ये रिएक्शन आगे चले ही ना, यहाँ से आगे रिएक्शन प्रोसीड ना करे। और जब तक वाटर नहीं बनेगा ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। वाटर बनेगा तो रिएक्शन कंप्लीट होगा, ऑक्सीजन होगी तो वाटर बनेगा। यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को यहाँ स्टॉप कर दें तो ना तो ग्लाइकोलिसिस, ना तो चलेगा क्रेब्स साइकिल, ना चलेगा पाइरूवेट की ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि आगे यूज़ ही नहीं हो रही कोई चीज़, तो फिर आगे रिएक्शन जाएगा कैसे। तो पिछले रिएक्शंस भी नहीं होंगे, जब पिछले रिएक्शंस नहीं होंगे तो आपका प्रोसेस आगे चल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन की यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ऑक्सीजन होगा तो ये प्रोसेस चलेगा। एक चीज़ और आपने याद रखनी है, ये प्रोसेस है एरोबिक और इसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे कुछ और कंपोनेंट भी यूज़ हो सकता है, ऑक्सीजन की जगह पे जो काम ऑक्सीजन वाला करे, लेकिन वो कहाँ पे होता है, वो जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। एनारोबिक का मतलब है ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रही उनके अंदर, लेकिन ऑक्सीजन की जगह पे कोई और कंपोनेंट अगर यूज़ हो जाता है तो भी एनर्जी इसी तरह से प्रोड्यूस होगी। वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि 38 मॉलिक्यूल जिसमें बनते हैं। अब हम यहाँ FADH2 की तरफ आते हैं और मैं आपको उसमें डिफरेंस बताऊंगा। आपने याद रखना है, NADH2 की एंट्री आपने याद रखनी है। वो कहाँ एंटर हुआ था, वो एंटर हुआ था इनटू द कंपोनेंट 1, कम्प्लेक्स 1 के अंदर एंटर हुआ था। और कम्प्लेक्स 1 में जब वो एंटर हुआ था तो कम्प्लेक्स 1 में एंट्री के बाद जब वो कोएंजाइम Q को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता था, तो जो हमारा कंपोनेंट 1 है, कम्प्लेक्स 1, उसमें से 4 प्रोटॉन्स पंप हो जाते थे विद द मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखते हैं FADH2 की एंट्री और फिर डिफरेंस देखते हैं इन दोनों में क्या है। तो टोटल NADH2 जब मूव करता था तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से प्रोटॉन्स, 4 प्रोटॉन्स यहाँ से और 2 प्रोटॉन्स यहाँ से, टोटल 10 प्रोटॉन्स पंप हो जाते थे विद द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द NADH2। अब हम आते हैं FADH2 की तरफ। अब जहाँ पे जिस पोर्शन के ऊपर मैंने मार्कर रख दिया है, आपने इसको इग्नोर कर देना है, इग्नोर फॉर द टाइम बीइंग। अब हमारा रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, अब हमारा रिएक्शन मार्कर की इस साइड से स्टार्ट हो रहा है। और जब मार्कर की इस साइड से स्टार्ट हो रहा है तो अब आप देखें किसकी एंट्री, अब आप देखें एंट्री ऑफ द FADH2। तो ऑब्वियसली FADH2 कहाँ आएगा, अपने कम्प्लेक्स के अंदर। तो ये FADH2 रिडक्टेज कम्प्लेक्स है, जो कि हमारा कम्प्लेक्स 2 था यहाँ पे, कम्प्लेक्स 2, ये कम्प्लेक्स 3 और ये कम्प्लेक्स कौन सा है जी, दिस इज़ द कम्प्लेक्स 4। तो कम्प्लेक्स 2 के अंदर कौन आके एंटर होता था,
FADH2 यहाँ पे आके एंटर होता था, और जब FADH2 एंटर होता था तो क्या होगा, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इसमें से भी हाइड्रोजन्स निकलेंगे, और जब हाइड्रोजन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो दिस FADH2 विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू FAD पॉजिटिव, और FAD पॉजिटिव फिर जाएगा किसके पास, क्रेब्स साइकिल के पास, और क्रेब्स साइकिल से पिक करेगा इलेक्ट्रॉन्स और फिर हाइड्रोजन पिक करेगा और फिर यहाँ जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन इस रिएक्शन को दे देगा। अब आप देखें ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें से निकले थे वो कौन पिक करेगा, वो FAD पिक कर लेगा, FAD रिड्यूस हो जाएगा, तो FADH2 को ऑक्सीडाइज इसने किया, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे FES को दे देगा, FES को एंजाइम Q को दे देगा, और को एंजाइम Q से आगे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते फाइनली ऑक्सीजन इनको पिक कर लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स NADH2 से निकलेंगे या FADH2 से निकलेंगे, फाइनली उनको कौन कैच कर लेता है, ऑक्सीजन, और वाटर बन जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है वो आप ज़रा देखें, क्या है जी इम्पोर्टेंट, अपने मार्कर से इस साइड पे देखना है। प्रोटॉन की पंपिंग देखें, जब एक FADH2 चूँकि लेट एंटर होता है इस रिएक्शन में, तो उसकी एंट्री के बाद कितने प्रोटॉन्स पंप होते हैं। अगर आप एक NADH2 की जगह पे अब FADH2 को देखें, तो एक FADH2 जब पूरा इस रिएक्शन में से गुजरता है तो कितनी जगहों से इलेक्ट्रॉन की पंपिंग हो रही है, यहाँ देखें 4 यहाँ से पंप हो जाते हैं और 4 यहाँ से पंप हो जाते हैं प्रोटॉन्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। तो एक FADH2 के मूव करने से कितने हाइड्रोजन्स पंप हुए, 6 हाइड्रोजन्स पंप हुए, 6 हाइड्रोजन पंप हुए इनटू द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। तो यहाँ हमें ये चीज़ समझनी है कि एक NADH2 जब मूव करता है तो 10 हाइड्रोजन पंप होते हैं उस साइड पे, और एक FADH2 जब मूव करता है यहाँ पे तो 6 हाइड्रोजन पंप होते हैं, कहाँ, फ्रॉम द मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। तो मार्कर से उस साइड पे ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसमें एंटर कौन होता था, NADH2, और यहाँ जब वो एंटर होता था तो 4 प्रोटॉन्स इस कॉम्प्लेक्स 1 से बाहर चले जाते थे। लेकिन FADH2 चूँकि बाद में आ रहा है तो यहाँ आके जब एंटर होता है कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर, तो फिर आगे वो 6 हाइड्रोजन को ही पंप करवा सकता है, 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा पंप करवाता है NADH2 जो कि FADH2 नहीं करवा सकता। तो ये क्यों होता है, ये मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा एनर्जी की प्रोडक्शन के वाले से, और मैं इसको फिर आपको रिकॉल भी करवाऊंगा, और हम देखते हैं ना हाइड्रोजन को लिंक करते हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, विद द प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो यहाँ FADH2 और NADH2 का जो फ्लो है वो आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप पूछें, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई है उसे हम डिस्कस करेंगे ताकि जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती रहें। अब हम चलते हैं जो इन हाइड्रोजन्स की वजह से या प्रोटॉन्स की वजह से जो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है उसकी तरफ, और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से असल में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, एंड सब्सक्राइब बायो फॉर यू एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज़।